वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, है ना। हमने कहा वेक्टर अगर आपका हेड से टेल ज्वाइन किए वही ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। अगर वेक्टर को हमने क्या किया, टेल से टेल ज्वाइन कर दिया तो उनका रिजल्टेंट आर से रिप्रेजेंट होगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। इसमें क्या है, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं भाई। अगर वेक्टर यहाँ पी क्यू लिए हैं, पी क्यू हमने ए बी लेकर बताया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना भाई सॉरी। फिर होगा आर इक्वल टू क्या होगा, रूट आर पी स्क्वायर प्लस क्या होगा क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का क्या है ये एंगल। अच्छा एक चीज ध्यान, ये है ना दोनों वेक्टर के बीच का क्या है ये एंगल। फिर ये है हमारा एंगल, ठीक। फिर इनके डायरेक्शंस की हम बात किए थे, डायरेक्शन का एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे में, ए बी हमने लिया था, यहाँ पी क्यू है, पी क्यू आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू साइन थीटा। केसेस थे बहुत सारे, हमने केसेस डिस्कस किए थे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है मतलब थीटा 0 डिग्री है तो उस केस में क्या आया था भाई, अल्फा 0 आया था हमारा, और रिजल्टेंट इक्वल टू क्या था भाई, पी प्लस क्यू, लिखे थे ना इसको। फिर हमने केस डिस्कस किया था जब वो एंटी पैरेलल हो, मतलब दोनों क्या है 90 डिग्री पे है तो क्या था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पी क्यू है तो अंडर रूट में क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर, वहां बी बाई ए आया था, वहां बी बाई ए आया था, यहाँ पी क्यू माना है तो क्यू बाई क्या गया है पी, यही बताया था ना भाई। 45 से तब जाएगा जब दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। अगर दोनों अपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो, तो मैंने बताया था ना 180 हो तो आर इक्वल टू पी माइनस क्यू, मैंने डिफरेंस का सिंबल बनाया था। डिफरेंस का सिंबल क्यों बनाए थे कि दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को हम क्या कर लेंगे भाई, माइनस कर लेंगे, यही बताया था ना, डिस्कस किया था ये सब भैया, ध्यान रखना, यही सब डिस्कशन हुआ था अपना। फिर हमने अल्फा देखा था 0 डिग्री, लेकिन अल्फा कौन से डायरेक्शन में है, हमने कहा था जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा अल्फा का डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में है, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेम उसी डायरेक्शन में, यही बात किए थे ना भाई। अगर ये मान लीजिए हमारा वेक्टर बी है, ये मान लेते हैं आपका वेक्टर ए है, तो इनका रिजल्टेंट भी किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, दोनों एंटी पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ये होगा, ठीक है। देखो एक चीज मैं बहुत क्लियर बता दूं, आप सबको 11th में बहुत ईमानदारी से बहुत ही रिगरस वे में पढ़ना है। जिन्होंने 11th बर्बाद कर लिया, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं कि वो 12th अपनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मेरा यकीन करिए। और जिनका 11 12 बर्बाद हो गया वो आने वाले अपकमिंग एग्जाम सब खराब कर देंगे, क्योंकि उतनी एफर्ट आपको बाद में लगानी ही पड़ेगी। जब लगानी ही है तो इससे अच्छा हम स्टार्टिंग से करें। जो भी आज हम एग्जाम देंगे, चाहे नीट दे रहे हैं, जेईई एनडीए कुछ भी दे रहे हैं आप, सब में इन्हीं दोनों का सिलेबस लिखा है। दोनों में सिलेबस केवल एनसीईआरटी यही लिखा है, मतलब कंटेंट टॉपिक सब यही है। पढ़ना आपको पड़ेगा ही, चाहे आने वाले दिनों में पढ़िए चाहे आज पढ़िए, तो बेटर है कि अभी से पढ़ते रहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है आपका। कुछ भी देंगे XYZ, कोई भी इंटरेस्ट देंगे इसके बाद आपको ये पढ़ के देना ही पड़े, तो आप सब पढ़ो, ठीक है भाई। डिफरेंस का ये मैंने बता दिया भाई। यूनिट वेक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। यूनिट वेक्टर का मतलब मैंने क्या बताया था, ए मैग्नीट्यूड 1 है, ए कैप इक्वल टू क्या था भाई, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही बताया था, डिस्कस किए थे। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा ना। और किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है भैया, 1, हमने कहा था यूनिट होता है, यूनिटी है ना। इसका मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होता है, इसका रोल सिर्फ क्या है, डायरेक्शन के लिए। ये कैप क्या है मतलब भैया, वेक्टर ए के डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर ए का डायरेक्शन है। ए कैप का मतलब क्या है, वेक्टर ए का डायरेक्शन है, सीधी सी बात है, डन। फिर कैसे निकालते हैं डिस्कस कर लिए हैं। आई कैप जे कैप के कैप बताए थे आपको हमने प्लेन में, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताए थे कि नहीं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा वेक्टर होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है भैया, जे कैप। जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, के कैप। लेकिन सबके अपोजिट डायरेक्शन भी तो होते हैं। एक्स का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, माइनस आई कैप। वाई का जो होगा माइनस जे कैप, और जेड का जो होगा अंदर की तरफ होगा, ये अंदर है। जेड कैप, जेड का जो हमारा के कैप है ये बाहर वाला है, ये ऐसे है। लेकिन जो माइनस की कैप है ये अंदर वाला है, इसके जैसे बोर्ड के अंदर जाए, परपेंडिकुलर अंदर जाएंगे तो माइनस की कैप है, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है भैया। बाकी आप लोग समझदार तो है ही, आगे बढ़े। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत नया है ये, कुछ नहीं बहुत ज्यादा है, रेडी करो रे। दोनों ही करना है बेटा, यही पढ़ना है। लिखेंगे हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 2D वेक्टर्स लिखो। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ व्हाट वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या ब्रैकेट में देना क्या, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 2D वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए व्हाट 2D वेक्टर, इसको समझाते हैं। रेडी कर लिया? अब मान लीजिए समझना है इसको भैया, इसमें कुछ लिखने को नहीं आएगा, जहां जितना लिखना होगा वही बताएंगे, जहां कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन करना है, उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अननेसेसरी 9-10 वाली अप्रोच नहीं रखिएगा। सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सर उसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ डेफिनेशन नहीं चलता, यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, एसर्शन रीजन वाले आएंगे, लॉजिकल वाले आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। इसलिए जो टॉपिक जिस नेचर में है उसको उसी नेचर में पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वैसे ही क्वेश्चंस को हमें करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई वेक्टर है, देख भाई सपोज करिए कि एक वेक्टर है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, क्या है भाई आपका ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है भैया वाई एक्सिस। मान लेते हैं कोई वेक्टर है, हम 2D में अभी क्या लिखा था वहां याद है, लिखा था क्या, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, क्या है कोई वेक्टर ए, बहुत ध्यान समझना। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इसके साथ इसका एंगल क्या है भाई थीटा है, इसके साथ इसका एंगल क्या है थीटा। इस वेक्टर ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, बहुत ध्यान समझना, इस वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा उसको लिखेंगे ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। कंपोनेंट का मतलब इसको रिजॉल्व कर रहे हैं दो में, रिजॉल्व इन द सेंस का मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस वेक्टर ए को, वेक्टर ए को बेटा, जो वेक्टर, यही समझाना चाह रहा हूं। आप देखो मैथ फिजिक्स को मिक्स कर रहे हैं, मैं जानता हूं बहुत सारी चीजें नहीं होंगी तो थोड़ा सा आपको फेस तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कैसे क्या है। जो चीज नया मिलेगा उसको इसी वे में एक्सेप्ट करना आप, मतलब ये मत समझना कि किसी को पास्ट से रिलेट करके आप समझोगे तो समझ, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए नहीं है। पहले उसको नए वे में लीजिए, फिर उसको अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे करना है वो समझेंगे। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि कैसे है। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है जरा बताना मुझे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। डायरेक्शन का मतलब मैंने क्या कहा था फिजिक्स में, एंगल है, तो एंगल कहीं ना कहीं से लेंगे, एंगल कहीं ना कहीं से लेंगे कि नहीं भाई, लेंगे ना, चलिए ठीक है। तो हमने ले लिया ये एंगल हमारा थीटा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है हमारा अपना थीटा है। अब जरा बताना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर मैं इसको कंप्लीट करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, क्या बनाऊं भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ध्यान समझना बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, नहीं कर पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यार मेरी लाइन बेचारी, अरे इसको कंप्लीट कर रहे हैं ऐसे ही, खींच लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना, देखो यहां वेक्टर नहीं लिखेंगे, हमने कहा था ये हमेशा लाइन क्या आती है, मैग्नीट्यूड क्या आती है, मैंने बताया था ना। तो आप फिलहाल देखो यहाँ ए आएगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ओ है, ये मान लेते हैं हमारा पी है, ये क्या है भाई क्यू है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है आपको। ये तो बेस है, बोलिए जरा, ये बेस है कि नहीं, ये बेस है। ये वाली लाइन कौन सी है भाई बताइए आपकी, परपेंडिकुलर की। इस बेस को मैं मान ले रहा हूं ए एक्स, क्या मान ले रहा हूं भाई ए एक्स। इस परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को क्या मान ले रहा हूं ए वाई। ए वाई क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ए एक्स क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। बेटा अभी हम बता रहे ए एक्स की वैल्यू ही ए कॉस थीटा आएगी, यही बताना चाह रहा हूं, ठीक है। और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको ए वाई मान रहे हैं क्योंकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको क्या मान रहे हैं ए एक्स, ए का ही कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब उस पर्टिकुलर वेक्टर को हम दो पार्ट में लिख रहे हैं, उसके एक पार्ट को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखेंगे, दूसरे पार्ट को, बात समझ आ रही है, बस इतना सा मतलब।
हाँ, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से पार्ट में भाई, कौन कौन से डायरेक्शन ले जा रहे हैं? एक पार्ट को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले जा रहे हैं, दूसरे पार्ट को, इसका मतलब ऐसे समझना, आपकी जो माइंड में ये चल रहा है उसका इलाज मैं देगा, समझना। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, क्या है भाई? 3,4। आप सब पढ़ के आ रहे हैं 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई तकल्लुफ की बात। जरा मुझे बताना, अगर इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 3,4 है तो क्या ये मानूं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी कितनी यूनिट लेंथ है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी कितनी यूनिट लेंथ है? 4। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी कितनी यूनिट लेंथ है? 4। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी कितनी यूनिट लेंथ है भैया? 3। समझ आई बात? इसका मतलब इसी को अगर ये मान लीजिए यहां से थीटा एंगल बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है, और इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले ये लेंथ निकाल लें हम। ये लेंथ कितना है? ओपी है कि नहीं हमारा? ये क्या है भाई? अरे ये 5 आएगा मेरे ख्याल से, क्यों 5 ही आएगा कि नहीं? अरे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो 5 ही आएगा। किससे आएगा? अरे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला से है ना। 3 - 0 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? 4 - 0 का स्क्वायर। क्या मैं सही कह रहा हूं? 3 का स्क्वायर क्या होगा जरा बताना, 4 का स्क्वायर क्या होगा, दोनों का सम करेंगे क्या आएगा? 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ओपी तो 5 आएगा। अब मैंने बताया था ये हमेशा डिस्टेंस ही तो है ओरिजिन से, भाई यही तो बताया था। बोलिए जरा। भाई समझ, भैया चल समझ ले भैया, भैया 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 राजा समझो। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका मतलब एक्स एक्सिस अलॉन्ग कितनी यूनिट लेंथ है इसकी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी यूनिट लेंथ है इसकी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,4 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी 3 यूनिट लेंथ है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी कितनी है? किसकी? इसका। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमारा P लिखा है भैया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कितना है भाई? 3 यूनिट लेंथ है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना है? 4 यूनिट है। यही है इसका मतलब भाई। ये 4 जितना होगा यही 4 तो जितना भी यही होगा ना, सेम वही चीज आएगा हमेशा, हमेशा वही आएगा कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? जरा बताना। अगर हमने थीटा मान लिया, अब मैं 3, 4 नहीं लिखना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट यहाँ क्या है ये नहीं पता है ना, सिर्फ मुझे यही पता है कि ये 5 है, सिर्फ मुझे यही पता है क्या है ये 5 है। अब मैं इसको जरा हटाता हूँ, सिर्फ मुझे ये पता है कि ये 5 है, ये 3, 4 मुझे अभी नहीं पता है, मैं हटाता हूँ आपको बताता हूँ। हाँ अरे इसकी लेंथ है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, ये कुछ ना कुछ दिया है, बात समझ रहे हो ना। अगर इसी चीज को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो मैं डायरेक्ट लिखता। देखो कैसे भैया विनोद, ये है 3,4। अगर इसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख देंगे जरा बताना। ये 3 है, ये क्या है? 4 है। एक्स एक्सिस का कितना आएगा? 3i कैप। वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा? 4j कैप। अरे हमने कहा है कि लिया पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप ऐसे लिखोगे। बेटा मैं 2 तरीके से बताना चाह रहा हूं। एक हम ये कह रहे हैं कि जब आपको कोऑर्डिनेट पता होगा तो आप 3 और 4 में रिजॉल्व कर लोगे इसको। भाई 2 पार्ट में लिख लेंगे कि एक्स एक्सिस का कितना है? 3 है। वाई एक्सिस का कितना है? 4 है। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं कि हमें 3,4 नहीं पता है, सिर्फ क्या पता है? ये 5 पता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड इसका पता है, लेकिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ये नहीं पता है। मैं 2 नहीं समझ पा रहे मेरी बात। एक ही डायरेक्शन में मत समझो कि कोऑर्डिनेट पता है तभी इसको तोड़ सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं मैथ और फिजिक्स को मिक्स मत करना, मैं डे 1 से कह रहा हूं। अगर मिक्स कर दिए बर्बाद हो जाओगे। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतना ठीक है। जिसने मैथ और फिजिक्स को एक किया वो समझ लो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। हाँ क्या करे? अरे फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब 10th तक तो ये मैथ पढ़ के आए ही हो। अब समझना भैया, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो हमने रिजॉल्व कर दिया। 3i कॉमा क्या हो जाएगा भाई? 3 एक्स एक्सिस 3i क्या हो गया, वाई एक्सिस क्या हो गया भाई? 4j कैप। कोई दिक्कत? फिर मैं दूसरी सिचुएशन की बात कर रहा हूं। सेकंड सिचुएशन अपने पास ये है भैया, मैं हटा दूं नहीं तो इसी में सब एकदम खिचड़ी कर देंगे। सेकंड सिचुएशन ये है कि हमें सिर्फ ये पता है पॉइंट P है, ये हमें पता है कि 5 है, हालांकि ये स्केलर नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 5 पता है। बस मुझे ये पता है कि इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट कितना है भैया? भाई क्या है? थीटा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है? ये 3। इस पॉइंट P का यहां से डिस्टेंस है ओरिजिन से 5। बस ये पता है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है।
क्या एंगल बना रहा है भैया? थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा। अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसको ऑन किया होता तो वो नहीं कर देते। है? तो क्या होगा जरा देखना, अब जरा देखना भैया। अब इसको जब मुझे कंपोनेंट में लिखना होगा, अब ध्यान देखो, अगर यहां मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, यहां ये बेस है, बेस के साथ हमेशा क्या आएगा? कॉस थीटा। मैंने बताया यहां क्या लिखेंगे इसको? 5 cos थीटा। इसको क्या लिखेंगे? 5 sin थीटा। कल ही तो निकाले थे, कैसे निकाले समझ में आया था ना? निकाल के फिर दिखाओ, क्या समझ में आया? इसको लिखेंगे 5 cos थीटा, इसको लिखेंगे, इसका मतलब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इस पॉइंट P का एक्स एक्सिस कितना है? 5 cos थीटा, कॉमा क्या हो जाएगा? 5 sin थीटा। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। बात समझ में आई? भाई यहां नहीं पता है तो इसको निकालेंगे, कोऑर्डिनेट पता है तो हमें ये भी पता चल जाएगा, ये भी दोनों लिख लेंगे। लेकिन जब सिर्फ यही पता है तो ये कैसे लिखेंगे आप? बात समझ रहे हैं हमारी? ठीक है। अब जरा देखना, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते थे, अब एक्स एक्सिस को अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट लिखेंगे, बहुत ध्यान समझना, इसका मतलब एक्स एक्सिस को अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट ए एक्स कितना आ गया हमारा? 5 cos थीटा। और ए वाई कितना आ गया अपना भाई बता? ए वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 sin थीटा। अब मैं आपको समझाता हूं इसको लिखते कैसे हैं। अगर ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर क्या था हमारा? ए था। बहुत ध्यान समझ रहा, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए इक्वल टू लिखने का तरीका क्या होगा? अगर इसका कोऑर्डिनेट क्या था भैया? 3,4 था, तो मुझे ओपी वेक्टर अगर लिखना है, ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 3i कैप प्लस 4j, क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। इसका मतलब अब मुझे इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एक्स वाले कंपोनेंट को लिखेंगे आई कैप प्लस वाई वाले कंपोनेंट को लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ? जे का। एक्स वाला कंपोनेंट क्या है अपना? 5 cos थीटा, यहां जाएगा आई कैप प्लस वाई वाला कंपोनेंट क्या है? 5 sin थीटा, यहां क्या हो जाएगा? जे का। कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिए। अब हम कहेंगे कि कहीं पर क्या है भाई? 5 न्यूटन का फोर्स है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स एफ दिया था, कितना है इसका मैग्नीट्यूड? 5 न्यूटन का है। 5 न्यूटन ही दिया है, यहां क्या है पता है क्या आपको? नहीं। अब इसको मुझे एक्स एक्सिस को कितना फोर्स लग रहा है बताना है, और वाई एक्सिस को कितना फोर्स लग रहा है ये अपने को बताना है, कि एक्स एक्सिस को कितना फोर्स लग रहा है और वाई एक्सिस को कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो एक्स एक्सिस को कितना फोर्स लग रहा होगा? 5 cos थीटा, और वाई एक्सिस को कितना फोर्स लग रहा होगा भैया? 5 sin थीटा। फोर्सेस के डायरेक्शन लगाएंगे कि भाई एक्स एक्सिस फोर्स में से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर ये सीधे इस डायरेक्शन में लग रहा होता फोर्स तो हम कह देते इसी डायरेक्शन में टोटल कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का लग रहा है। लेकिन फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसका मतलब फोर्स का जो 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, कुछ मैग्नीट्यूड इधर शिफ्ट कर रहा होगा, तो कुछ इसको भाई बॉडी को नीचे से ऐसे लिफ्ट करेंगे, थोड़ी बॉडी उठेगी भी और साथ साथ आगे भी बढ़ेगी। इसका मतलब वही फोर्स हमारा क्या होगा? 2 डायरेक्शन में डिवाइड होगा, बॉडी को अपलिफ्ट भी करेगा, थोड़ा सा उठाएगा भी, थोड़ा सा आगे भी ले चलेगा, 2 काम करेगा ये। तो जैसे मुझे ये पूछना होगा कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस को तो केवल फोर्स वाला ये मैग्नीट्यूड यूज करूंगा मैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट केवल यही फोर्स यूज हो रहा है। मुझे ये बताना होगा कि बताओ बॉडी कितनी अपलिफ्ट हुई, उसमें फोर्स केवल ये लग रहा है, केवल इतना कंपोनेंट यूज करेंगे, क्योंकि पूरा फोर्स तो नहीं उठा रहा है इसको। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। अब वो 5 न्यूटन इज इक्वल टू दिस इक्वल टू करके फॉर्मूले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फोर्स ये लग रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, जबकि पूरा फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, पहले ये तो देखें, क्योंकि पूरा फोर्स नहीं लग रहा है। अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे हम? जितना फोर्स मिल गया, जितनी एनर्जी मिल गई, सब पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, सब करके आराम से चले आए, यूरेका यूरेका कहकर अपना खुश होकर चले आए। अब ऐसा नहीं रहेगा, आपको अब ये देखना पड़ेगा कि जो एनर्जी फोर्स लग रही है कितना उस डायरेक्शन में लग रही है, जिस डायरेक्शन में हमें चीजें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तब यहां रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से चलेंगे। किससे चलेंगे? वेक्टर्स को रिजोल्व करेंगे। रिजोल्व करने का मतलब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इसके क्या क्या कंपोनेंट है, फिर जिस डायरेक्शन में जो निकालना है उसके हिसाब से वो डेटा यूज करके फिर अपना निकालेंगे। अब आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े, मैं बताता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े आपने कि v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। अगर यही मोशन हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है तो
v इक्वल टू क्या लिखेंगे, u माइनस dt लिखेंगे, u माइनस क्या लिखेंगे, gt। ये तब के लिए है जब एकदम 90 डिग्री वेलोसिटी है। अब यहाँ क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि अब हम सीधे नहीं फेंक रहे हैं। ये वाला तब केस है जब बॉडी को एकदम ऊपर स्ट्रेट ऐसे फेंक रहे हैं तब, या तो एकदम ऐसे लिए जा रहे हैं तब। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होगी, थीटा एंगल पे फेंकेंगे। आप कहेंगे कि हम बॉडी को सीधा नहीं फेंक रहे हैं, जैसे आप बॉल फेंकते हो एक दूसरे को, तोप से गोले मारते हो आप, गोली मारते हो आप, तो सीधे थोड़ी जाएगी, वो इंक्लाइंड होकर एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा। तो कहेंगे हमने थीटा एंगल पे फेंका है, तो बताओ कहां जाकर ये गिरेगा। हमने थीटा एंगल पे क्या किया था, कोई बॉडी थ्रो कर दी है, तो अब ये बताओ कि ये बॉडी कहां जाकर गिरेगी। कोई भी बॉडी है, हमने भैया यहां से लिया, इसको यहां से यहां तक थ्रो किया, तो मुझे बताओ कि ये बॉडी ग्राउंड पे जाकर कहां गिरेगी। और पूछेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, अब ये बताओ। तो अब मुझे जब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखना होगा ना इसके, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट भैया, दो। कौन कौन से कंपोनेंट, दो। कौन से, ये थीटा है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या बनेगा, u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा इसका, u sin थीटा। अब इसका मुझे अगर हाइट निकालना होगा, कितनी हाइट तक गया, इसका मुझे रेंज निकालना होगा कि कितनी डिस्टेंस तक गया है। दो चीजें हैं अलग अलग। मैं एनिमेशन वीडियो से दिखाऊंगा कि कैसे ये होती हैं चीजें, एनिमेटेड वीडियो दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, लेकिन समझना पहले कि आप पूछेंगे कैसे है। अब बताओ कि इसकी हाइट कितनी होगी और इसका रेंज क्या होगा। मान लेते हैं इसको यहां से यहां तक आने में पूरा टी टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है भैया, टी टाइम लग रहा है। तो बताओ, अब इस टी टाइम का गेम ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल आई है बॉडी, रोड पे चल रही है, हम बता दिए। टी टाइम लगा, केवल सीधे नहीं चली है, उस टी टाइम में बॉडी ऊपर भी गई है और साथ साथ आगे भी बढ़ रही है। नहीं पहले क्या आता था भैया, टाइम दे दिया, स्पीड दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम था, जो डिस्प्लेसमेंट था उसी डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी भी है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना टाइम यूज हो रहा है पूरा आगे ही थोड़ी जा रही है। अगर पूरा आगे जाती तो सीधे और आगे जाती ना ये भाई, तब दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब इसी केस में देखो, जो आपने ये निकाला है, अगर ये 5 हमने 5 मान लीजिए हमारी वेलोसिटी जो थी 5 मीटर पर सेकेंड है, हमने कह दिया कि मुझे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। और वेलोसिटी हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी था हमारी क्या, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। आप अभी तक ये पढ़कर आए। लेकिन अभी वेक्टर हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हम इसको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंके थे, तो इस डायरेक्शन में इसका कितना स्पीड होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका होगा 4, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है भाई इसका 3। तो अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे क्या करेंगे, 5 × 4 कितना आएगा, 20 मीटर आएगा डिस्प्लेसमेंट। जबकि तुम्हारे वाले पास्ट वाले फॉर्मूले से क्या आएगा, ये 25 आएगा। समझ में आई बात हमारी, समझना यहां है इस लेवल पे। तो अब ये जो क्वेश्चन करेंगे हम लिखेंगे हाइट का, हाइट वाले कंपोनेंट की जब मैं बात करूंगा तो ये जो हमारा v है, u है। अब यहां u के दो कंपोनेंट हैं, एक वर्टिकल है, क्या है। जब मैं हाइट की बात करूंगा, बहुत ध्यान समझना, जब मैं हाइट की बात करूंगा ना, तो इस u के प्लेस पे u नहीं रखेंगे, क्योंकि पूरा v थोड़ा लग रहा है आपका ऊपर। u का कौन सा कंपोनेंट केवल ऊपर लग रहा है, u sin थीटा। एक्सप्रेशन हमारा बनता है u sin थीटा माइनस क्या लिखते हैं भैया, gt बनता है। तब वही सेम इक्वेशन आपका ये हो जाएगा, u sin थीटा माइनस gt। u sin थीटा क्यों, क्योंकि पूरी वेलोसिटी हमारी ऊपर ही थोड़ी लग रही थी, उसका कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, कुछ क्या है वर्टिकल। लेकिन जब मैं हाइट की बात करूंगा, तो हाइट में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट काम कर रहा है। वाई एक्सिस कॉलम जो कंपोनेंट है, जो वाई एक्सिस कॉलम कंपोनेंट है उसको वर्टिकल बोलेंगे, जो एक्स एक्सिस कॉलम है उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो हाइट में कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, केवल वर्टिकल कंपोनेंट काम करेगा। इसलिए इस एक्सप्रेशन में u के प्लेस पे u नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, u sin थीटा लिखेंगे। जब मुझे इसका रेंज निकालना होगा कि कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे गिरा, तो टाइम जितना लग रहा है वही लेंगे, लेकिन हम वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको लिखेंगे u cos थीटा इंटू t लिखेंगे। अब u इंटू t नहीं लिखेंगे,
u cos थीटा इंटू टी लिखेंगे। इससे क्या निकलेगा? इससे रेंज निकलेगा कि जैसे मान लीजिए यहां से हमने कोई बॉल फेंकी है तो कितनी डिस्टेंस पे जाकर गिर रहा है, लेकिन इससे क्या निकलेगा कि कितनी हाइट से जाकर गिर रहा है, कितनी। क्लास में हाँ क्या कैसे निकलेगा? मतलब ये निकालने पाएगा तो नहीं? अभी यही सब पढ़ेंगे, मैं यही तो बता रहा हूँ। बता रहा हूँ, समझाना यही है जो नहीं समझे हम लोग। देखो जरा तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हमारा मुद्दा नहीं था लेकिन आप लोग मुझे ले गए तो मैं यहाँ चला आया। हालांकि अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको, लेकिन अभी आप कह रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। देखो समझ लो, आपने तीन इक्वेशन पढ़े हैं, हॉरिजॉन्टल वाले कौन से पढ़े हैं तीन, जरा बताना, मैं बताता हूँ, देखो समझना। v इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, u प्लस ए टी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मतलब ये यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन पे हमारा मोशन हो रहा है तो ये पढ़ा आपने। सेकेंड इक्वेशन क्या पढ़ा भाई बताओ आपने, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ। थर्ड आपने क्या पढ़ा, यही पढ़ा ना, इतने में हम लोग खुश हैं। अब जब हमारा वर्टिकल और डाउनवर्ड, जब वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा मोशन होगा तो क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा तो क्या लिखेंगे, यही क्या लिखेंगे, v इक्वल टू क्या लिखेंगे, u माइनस जी टी लिखेंगे। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो g क्या होता है, डिक्रीज होता है। अरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं, ऊपर फेंकोगे बॉडी का, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अरे बेटा डायरेक्शन के लिए है, इसीलिए कह रहा हूँ नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है। अच्छा अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, हम बॉडी को कहाँ फेंक रहे हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब मैंने फिजिक्स में क्या बताया था, साइन आ जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, जितनी बातें बता रहा हूँ अगर दिमाग में बैठ गई ना, सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसेगा चाहे जिस भी लेवल का करो। लेकिन अगर तुम मैथ और यही सब गुजर पुजर में फंसे रह गए ना कि मैथ में तो ये पढ़ा था, हमने तो लास्ट ईयर ये पढ़ा था, कछो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, जितने तुम्हारे एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिए तुम खूब खूब अपना माथा भारी कर लेना, आधे बाल टूट जाएंगे 11th में, आधे 12th में। 12th पास आउट हो गए तो मुबारक को गंजा हुआ है, ऐसा होगा, समझ रहे नहीं। तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा, हाँ ये फाइन ऑफ कर दो भाई। ये बेटा नहीं, ये किनारे वाले हैं। हाँ तो समझ रहे हैं हमारी बात, अब जरा समझ रहा। अब ये वर्टिकल का हो गया, देख गुड़िया ये क्या हो गया वर्टिकल का। अब जरा मुझे बताना, जब बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, बहुत ध्यान समझना, ये तो लास्ट ईयर भी पढ़े थे, जब बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए रुकेगी कि नहीं, है फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए रुकेगी, मतलब यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर उसके बाद से डाउनफॉल इसका स्टार्ट होगा, नीचे आएगी, यही था ना। अब जो थर्ड मतलब उसका ग्राफ जो है ना बेटा, अब यहाँ से अब यहाँ से इक्वेशन हमारा थर्ड इक्वेशन है ये, v स्क्वायर इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर माइनस 2gh है। जरा देखो तो v हम 0 रखेंगे, 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब बताओ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट भाई हाइट में यूज हो रहा है, u sin थीटा। हम u के प्लेस में क्या रखेंगे, u sin थीटा का स्क्वायर, ये लिखेंगे ना भैया, बता, माइनस 2gh, 2g बेटा h किसके प्लेस पे, h हाइट है बेटा, ये तो वर्टिकल है ना सीधे एकदम, ये क्यों sin थीटा, अरे जो जितना ऊपर जाएगा वो भी तो नहीं कर क्या हाइट को वेलोसिटी के इक्वल कर दोगे, वो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है ना, मतलब ये भी तो समझो, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े ना, दो सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। अभी ये क्यों इसके इक्वल हो रहा है भाई, यही समझना, v स्क्वायर u स्क्वायर इसके इक्वल है, फिर g इंटू एच, एक्सेलरेशन को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आता है भाई, वेलोसिटी का स्क्वायर ही तो आएगा, नहीं है तो भी बता देते हैं, तुम्हें समझना ये वेलोसिटी। अब ये आ गया आपका, ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो गया, ये 2gh इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आता है, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है
2g होता है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आता है 2g आता है। ये हाइट का एक्सप्रेशन है। टाइम का पता लगाना है कि जितने टाइम में बॉडी हमारी यहां से यहां तक पहुंची, ये अपने पीक पे पहुंची है, ये यहां पर कितना टाइम लगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे क्या भैया, v इक्वल टू यू माइनस जी टी यूज करेंगे। बहुत ध्यान से ना, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। जब अपनी पीक पे पहुंचेगा, एकदम टॉप पे पहुंचेगा, तो वहां फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा अभी इसमें भी डीप में देखे समझ लेंगे। मैं वहां कह रहा हूं फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। समझ रहे हैं, यही है, यही बताएंगे अभी जब इसको पढ़ेंगे तो। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, ये कैसे बदलेगा, कैसे घटेगा बढ़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। अब मैं टाइम की बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम मतलब कितने टाइम तक स्काई में फ्लाई किया आपका वो बॉडी, फ्लाइट टाइम निकालना है। तो भैया क्या होगा, यहां पर जब टॉप पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो होगी। यहां से अगर फाइनल वेलोसिटी यहां जीरो होगी तो इसको जीरो लिखेंगे, और वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यहां यूज करेंगे, u sin थीटा माइनस जी टी। तो यहां से जी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना, u sin थीटा। तो यहां से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना, u sin थीटा अपॉन g हो जाएगा। ये हाफ जर्नी का टाइम है, कहां से कहां तक का, जब यहां से यहां तक आए। हम जानते हैं किसी बॉडी सिस्टम को अगर मैं ऊपर फेंकूं तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम, यही तो होता है। तो अगर मैं टोटल फ्लाइट टाइम पूछूं इसका कि यहां से हमने बॉडी को थ्रो किया, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो इसी टाइम को 2 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो टोटल फ्लाइट टाइम आ जाएगा हमारा 2t, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा g हो जाएगा। ये आएगा एक्सप्रेशन फ्लाइट टाइम का। फिर रेंज की बात करेंगे, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां से यहां तक इसका जो रेंज है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला, यहां वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे आप, r इक्वल टू क्या होगा यहाँ u cos थीटा इंटू क्या होगा t। t का मतलब जितना टाइम लगा यहां से यहां तक आने में, कितना टाइम लगा, ये टाइम लगा ना इतना, टाइम तो इसको इतना लगा ना यहां से वहां तक पहुंचने में, इसको क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो u cos थीटा और t कितना आ गया हमारा 2u sin थीटा अपॉन g, मल्टीप्लाई कर देंगे, रेंज आ जाएगा। अब ये सब एक्सप्रेशंस आएंगे, अब वो लॉलीपॉप वाले एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे कि वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो नहीं हो पाएगा। और ज्यादातर जगहों पे मैंने बहुत जगहों पे देखा सब फॉर्मूले लिख के बस क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि या कैसे रहे। हमें ये भी प्रूव करने को आता है कि ये पाथ पैराबोलिक होगा। अगर हम किसी बॉडी सिस्टम को 90 पे नहीं फेंकेंगे तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा, ये प्रूव करो आप। मतलब ये ऐसे जाएगी कर्व तरीके से, एकदम सीधे जाकर सीधे नीचे नहीं आएगी। ये भी प्रूव करने को आता है, इसका एक्सप्रेशन आता है। तो बताओ कि यहाँ पैराबोलिक इक्वेशन है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तब आपको ग्राफ का आइडिया होगा, फिर ग्राफिकल क्वेश्चन का आंसर करना होगा, बहुत कुछ है इसमें। नहीं समझे, हम लोग जहां थे वहीं आ जाए। टाइम को v इक्वल टू, हाँ टाइम को u cos थीटा से निकालें। टाइम इससे u cos थीटा लिखेंगे तो क्या मिलेगा, आपको पता है कि यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है, क्या लिखोगे आप, आपको पता है कि यहाँ इसकी वेलोसिटी हम क्या लिखें। इसके दो कंपोनेंट है ना, एक हमने कहा हॉरिजॉन्टल, एक क्या है वर्टिकल कंपोनेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कि उसका क्या है वर्टिकल कंपोनेंट। हर चीज का एक फॉर्मेट है, कहाँ क्या वैरी कर रहा है ये देखना, जो कांस्टेंट है लगातार उसमें क्या बात करना। भाई जब बॉडी ऊपर जा ही रही है तो कैसे जानोगे कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। हम कहेंगे जा रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर बॉडी कुछ सेकंड के लिए क्या होगी, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए रुकेगी, मतलब वही उसकी मैक्सिमम हाइट है। अब उसके बाद वो क्या होगी, अब नीचे आएगी, तो जहां मैक्सिमम गया वही उसकी क्या होगी हाइट होगी भाई, ग्राउंड से हाइट निकल गया तो फिर वहां से भाई टाइम, वहां से वहां तक का टाइम, फिर टाइम से फिर जितना गया है उतना ही आने में लगेगा उसको। ये सब तरीका होगा, ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी सब बताएंगे। अभी चूंकि यहाँ आ गए थे, आप लोगों ने खींच लिया तो हम भी धारा में आ गए, लेकिन ये बताएंगे डिटेल में, आपको प्रूव करके निकाल के सब बताएंगे। पहले इक्वेशन का मतलब समझाएंगे, माइनस जी प्लस जी का मतलब बताएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर बताएंगे। अभी तो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में है, वो नहीं बताए, बाकी सब बता दिए। यही है कि नहीं, मैं बता सब कुछ दूंगा आपको। मैंने कहा भाई थोड़ा पेशेंस रखिए और सुनिए, नई चीजों को अडॉप्ट करिए।
आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, आप कुछ भी नहीं जानते, आप बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा आपको कि जितना कुछ पढ़े हैं सब आगे आप बुद्धू टाइप का पढ़ाई किए हैं। मतलब आप सोचेंगे कि जो हमने पीछे पढ़ा फॉर्मूला वो सब तो एकदम यार छोटे छोटे एकदम बुद्धू टाइप के थे यार, एकदम ऐसे रखे वैल्यू आंसर आ गया, वैल्यू रखे आंसर आ गया, उसमें भी बाल टूटते थे, बड़ा परेशान होते थे। यहाँ तो सब यार लग रहा है वो तो कुछ नहीं था, क्योंकि कितना अलग अलग तरीके से आ रही है चीजें, देख रहे हो कि नहीं। इसलिए मैं कहा था 11th से लेवल सबके निकलेंगे, टीचर्स के भी और जिस हाँ क्या क्या कह रही है निकल रही। तो समझना यही है, नहीं ज्यादातर शिक्षकों पे ये रटवा देते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, ये मैं बता रहा हूं कि कैसे आ रही है, समझना, ये समझना है कैसे लिखेंगे इसको ऐसे। तो अब हमारे पास कोई वेक्टर है, बहुत ध्यान समझना, अब हमारे पास कोई क्या है वेक्टर है, कहां लिख रहे थे भैया, अब कोई हमारे पास क्या है वेक्टर है, एक कोई वेक्टर है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, क्या लिखेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भाई, ए कॉस थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा। कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, वेक्टर ये है, कोऑर्डिनेट नहीं पता है ना, तभी तो ये लिख रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट लिखना होता तो क्या लिखते हैं, अब कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। अब कोऑर्डिनेट क्या है बताओ इसका, ए कॉस थीटा कॉमन क्या आएगा, ए साइन थीटा। अब आई कैप जे कैप में लिखना होता तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आएगा भाई बताओ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स ए वाई की वैल्यू रख ले भाई, क्या होगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई साइन थीटा जे कैप, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई साइन थीटा जे कैप। हाँ क्या कह रहे हो, एक्स में सही है, ये आ जाएगा। इसका मतलब किसी वेक्टर ए को अगर मुझे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, ए साइन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आई कैप लगा देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ जे कैप लगा देंगे। लेकिन कंपोनेंट हम यहां नहीं लिखते, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। रिजॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको फाइनली बताता हूं। अब देखो बड़ी लंबी कहानी पूछ ली आप लोगों ने, अच्छी बात है कि आप लोग हर चीज समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो उससे भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसको इतना समझना नहीं था, बस सीधे से देखना था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। और कितनी भी कोशिश कर ले हम खुद को एडैस नहीं बनने देंगे, बताएंगे सब, बताएंगे सब, एक्स वाई जेड कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ सकता है, एक दो चीजों को छोड़कर, ठीक है ठीक है। अब यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा भाई, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा। तो इसका हॉरिजॉन्टल ये रिजॉल्व कर दिया भैया, इस वेक्टर ए को हमने क्या किया, रिजॉल्व कर लिया इसके कंपोनेंट में। ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लेकिन ना भैया जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, अब समझ में आ गया क्या है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बोलो भाई, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या आएगा ये, ए कॉस थीटा। जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जानते हो, ये समझने में मजा कब आएगा, जब आपको मैं फ्रिक्शन वाले ये सब उसके क्वेश्चन कराऊंगा, लॉज ऑफ मोशन के भी क्वेश्चन कराएंगे, तब देखना जहां सबके बाल टूटेंगे ना बेटा, ये चैप्टर्स चल रहे हैं। मतलब वेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, फ्रैक्शन लॉज ऑफ मोशन आपको मिलेंगे, ये भी चैप्टर हाँ पूरा पूरा एकदम ये मेन कोर में हम आ गए हैं। तुम गहराई में हो बेटा, हाथ पांव मारते रहो, नहीं क्या हो जाओगे, डूब जाओ, ठीक है। इसलिए होशियार रहो, मैं बता रहा हूँ, मजा तब आएगा जानते हो। देखो मैं हटाता हूँ इसको, बताऊँ पता है भाई, जैसे जैसे हमने कह दिया, आप देखो भाई, देखो ये समझ गए ना कैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बना लेना इसको। फाइनली फाइनल फिगर हमारा ये है, ये जो हमने बना दिया फाइनल ये है। जब भी हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, ये समझेंगे, ये वाला, ये जो हमने अभी बॉक्स में रखा,
जब मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करूंगा तो मैं ये डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा, बाकी सब तो हिस्ट्री मैंने आपको समझने के लिए बताई। समझ गया ना, ये हमें समझना है, ये सब दैट्स इट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ए एक्स ए वाई ये वर्टिकल ये है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये भी लिख लो भाई, लगे हाथ। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी लिख लो। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आएगा भाई बताओ, पता है ना पीछे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कर, क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कर, ये लिखना। ये पूरा है, देख लो। इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, थोड़ा सा समझना जरा। मैं झूठा कर दिया यार, नेक्स्ट टाइम से सबको मंगाएंगे, ठीक है। यही मंगाएंगे, और कुछ पीते होंगे तो मैं नहीं मंगा पाऊंगा, ठीक है। तुम समझ गई पूरा। आगे बढ़े हम लोग अब, भाई चले आगे। देखो क्या कह रहे हो, हाँ क्या क्या क्या, क्या चाहिए तुम्हें। अब देखो भैया, बहुत ध्यान समझना, एकदम अच्छे से, अच्छी से भैया देखो। अच्छा बेटा तेरे दिन तो आएंगे। केस 1, अब इतना कुछ नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फिर भी समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी नेचर में आ सकता है। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। गेम सिर्फ उतने का है, लेकिन समझना, अगर आपका एंगल जो थीटा है, बताएं ना बताएं। जीरो और क्या है भाई, 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मोटा मोटा ये समझ। जीरो और 90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो क्या है, बोलो बोलो, बताना है कुछ, बोलो यार, आपस में ही बात कर लेते हैं आप लोग। हाँ बेटा बराबर भी हो सकता है, ले लेते हैं, ले लेंगे बेटा। अरे हमने कहा जब 0-90 एग्जैक्ट हो जाएगा तो पर्टिकुलर वही डायरेक्शन ले लेंगे ना। रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो तब लगाएंगे जब किसी न किसी एंगल पे 0-90 से हटकर किसी एंगल पे होगा ना बेटा, है ना विनोद, बहुत चूतक। लेकिन अब यहां करेगा बेटा, क्या आएगा देखो जरा, अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा अभी बता, क्या आ जाएगा, ax, क्या लिखेंगे इसको, a cos थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा जरा बताना, बहुत ध्यान से देखना, ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन थीटा। अच्छा कोई ये ना कहते कि सर नीचे क्यों नहीं लिए, नीचे भी तो वर्टिकल आएगा, कि सर आप ऊपर ही ले रहे हैं, सब ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे क्यों नहीं लिए। अरे इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे भी तो बनेगा, पूछेंगे, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर दिया है उसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो बेटा डाउनवर्ड वाला लेंगे, आएंगे, तुम्हारा भी करा अर्जुन, तो नहीं बात। अगर ओरिजिनल कंपोनेंट क्या है भाई, हमारा ओरिजिनल वेक्टर अपवर्ड है, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या होगा, अगर ये वेक्टर हमारा नीचे होता है तब वर्टिकल कंपोनेंट नीचे वाला ही लेते। समझ आ रही बात, ना आई, आके चली गई, पकड़ के रखो, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, जब एंगल हमारा किसके किसके बीच में भैया,
हाँ हाँ बेटा, अब वेक्टर लिखना सिखाना पड़ेगा क्या? ये तो लिख लोगे ना। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये होगा ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप। अब कंप्लीट हो गया। दूसरा केस आ जाओ भाई। जब थीटा आपका किसके किसके बीच में हो? 90 और 180 के बीच में हो। मतलब हम कहां पहुंच गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहां पहुंच गए भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अभी तक तो फर्स्ट में थे, अभी कहां पहुंच गए? सेकेंड क्वाड्रेंट। कहां पहुंच गए भाई? अच्छा, सेकेंड कोऑर्डिनेट पे एक्सिस नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है? अब जरा देखना भाई। ये है वेक्टर ए, इसका इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा। या ये है वेक्टर ए, एंगल हमेशा कौन सी एक्सिस के साथ लेना ठीक रहेगा? एक्स एक्सिस। ये है एंगल थीटा, ये है वेक्टर ए। भैया देख लीजिएगा। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? मैंने कहा जिस पे एंगल बनेगा वहां हमेशा क्या आएगा? कॉस आएगा। वहां हमेशा क्या आएगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा भाई, क्या आएगा जरा बताना? एक कॉस थीटा आएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा कि नीचे? ऊपर होगा या नीचे? ऊपर होगा। ए वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? ए साइन थीटा। कोई टेंशन वाली बात? तो अगर मैं वेक्टर ए लिखूं तो क्या आएगा जरा बताना? बताओ, ए एक्स लिखूं कि माइनस ए एक्स लिखूं? एक्स की वैल्यू इधर नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव? यहां क्या लिखूं? माइनस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्योंकि आई कैप तो इधर माइनस आई कैप होगा ना, अभी पीछे दिखाया हमने, नेगेटिव डायरेक्शन है ना एक्स का, माइनस आई कैप आएगा। वैल्यू रखे यहां, क्या आएगा जरा बताना? तो माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या आएगा? ए साइन थीटा जे कैप आएगा। कोई दिक्कत? कोई कहेगा नहीं सर अगर ये दिया हो तो भैया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या? जिसके साथ एंगल बनेगा वो हमेशा कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस थीटा। तो ये क्या लिखेंगे हम? ए कॉस थीटा। ये सर वाई के हिसाब से तो आपने कहा था साइन आएगा, जहां एंगल बनेगा वहां हमेशा क्या आएगा? कॉस। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा बनेगा? ये हो जाएगा इसका भैया ए साइन थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, अरे एंगल तो दूसरा होगा, सेम एंगल होगा क्या? अगर 45 ही होगा तो सेम आएगा, नहीं तो 30 सेम होगा तो क्या आएगा? मैं आपको अलग अलग दिखाऊं इसका क्या मतलब है, जरा समझाते हैं। आपने क्वेश्चन मार्क उठाया, इंसाफ नहीं होगा। होगा, क्योंकि अदालत किसकी है? इंसाफ हर क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, तब समझो कि हम लोग ठीक चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे तो वो भी अपने आप में एक आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं आप लोग? माइनस एक्स क्या होगा भाई? देखो कभी कभी खामोश होना भी अपने आप में बहुत बड़ा क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है ना? ठीक है बेटा, जल्दी से कहीं नहीं बोल देना। बोल तो नहीं दिए? बोले तो नहीं? जल्दी से कहीं कुछ बोले तो नहीं? जल्दबाजी नहीं कर रहा बेटा, आ जाओ। जब कोई मौन हो, शांत हो, समझो वो बड़ा डिसीजन लेने वाला है। बड़े डिसीजन हमेशा क्या होते हैं? सोच समझ के टाइम लेकर लिए जाते हैं। ठीक है, टाइम। हाँ, अगर डिसीजन जल्दी लिए जा रहे हैं मतलब छोटे डिसीजन, शॉर्ट टाइम के लिए। क्या होगा भैया? माइनस ए साइन थीटा आई कैप प्लस क्या हो गया? ए कॉस थीटा जे का। अब सर हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, आप यहाँ साइन कॉस फिर कर दिए, अभी तो कॉस साइन पढ़ रहे थे। नहीं चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा बेटा। आ जाते बताते हैं, बताए विरोध? अरे सर बताओ। अच्छा चले आगे। लिखा, अभी बताते हैं कि कैसे सही है। गोल गोल घुमा रहे हैं सर, किताब में नहीं लिखा है तो कुछ भी पढ़ा देंगे, क्योंकि किताब में नहीं दिया, नहीं बता देते क्या सही है क्या गलत है। मैं बताऊंगा ना, वो थोड़ी है कि बार बार कह देंगे कोई नहीं पढ़ाएगा मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे थोड़ी चलेगा। सब बताएंगे यार। हटाओ इसको, मैं समझाऊं कि कैसे सही आएगा। हटाओ,
अरे बोल भाई। जरा देखो मैं कितने इजी तरीके से बताऊं या थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बताऊं? वाह यार, स्मार्ट लोगों की स्मार्ट पसंद। स्मार्ट कौन नहीं है इसमें? भैया अगर ये एंगल हमने लिया 30 डिग्री, ये एंगल कौन से ले लिया हमने? ये हमारा वेक्टर ए है। चलो तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा भाई बताइए? ये क्या बनेगा? ए एक्स हमारा क्या बनेगा? ए cos 30 बनेगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन, यही बनेगा कि नहीं? थीटा क्यों लिखते हैं भाई? 30 लियो तो 30 लिखो, दिक्कत? तो ये ए एक्स है, ये कौन सा कंपोनेंट है भैया? ये भाई ये वर्टिकल कंपोनेंट है, कोई दिक्कत? अब जरा समझना अच्छे से। तो वेक्टर ए क्या होगा जरा बताना? ए तो माइनस ए एक्स क्या लिखोगे यहाँ? आई का प्लस क्या लिख दें? ए वाई जे का क्या लिखेंगे बताओ? माइनस ए कॉस 30 डिग्री प्लस ए साइन 30 डिग्री। ये होगा? यही होगा कि नहीं? बोल भैया, लिख दे आई कैप। कैप नहीं पहनाऊंगा, टोपी नहीं पहनाएंगे तुम लोग को, ये जान लो। अभी हो गया? क्या कह रहा है? नहीं बेटा देख देख क्या समझ बेटा देख, ये चाहिए। क्या हमने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो पढ़ा है? मुझे बताओ। अगर कहीं लिखा है साइन 30 डिग्री तो हम कॉस में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? और कॉस में कहीं अगर 60 डिग्री लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30, वही बात हो गई है ना भाई? लेकिन अगर साइन 30 लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 60। कॉस 60 लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30। अगर कॉस 30 लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं भाई बताओ? साइन 60। है कि नहीं ये बात? तो अगर यहाँ कॉस 30 लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 60 लिख सकता हूं कि नहीं? और यहां पर लिखा है साइन 30, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 60। हुआ कि नहीं? जरा मुझे बताना, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनता है? 90। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया? 60। अगर मैं 60 कंसीडर करूं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा इसका? ए सॉरी वर्टिकल होगा ये। ए साइन क्या होगा? ये 60 होगा। और इसका हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा? ये वाला देखो, जहां हमने कहा था एंगल बनेगा वो बेस हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे? ए कॉस, इसका मतलब वर्टिकल में कॉस आ रहा है और हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है? यही तो आ गया, सेम वही तो है। अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ ले लिए तो वही सेम एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा। एक्स के साथ लेंगे तब भी, दोनों में कोई चेंज आया क्या? किसी के साथ लिख लिए सब आएगा आंसर सेम। इतनी ही बात है, मतलब एक ही भी फिक्स नहीं रहना है, सोचने के तरीके बता रहा हूं। जितना ज्यादा तरीके से सोच पाओगे उतना ही अच्छे से आंसर कर पाओगे। एक दो मेथड पे लिमिटेड रह गए तो सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन यूनिफॉर्म नेचर के नहीं आएंगे, डिफरेंट नेचर के आएंगे। समझे? अब समझा? घूर क्या रहा है? समझ गया? तो हाँ ना, वो समझ गया ना? अरे ऐसे मत कहो यार, तुम लोग मतलब बहुत मारेंगे बेटा। इसीलिए तुम लोगों की वजह से ही मैडम लोग इस क्लास में नहीं पढ़ा पाते। तुम लिखे? बना ले भाई, बना ले। समझ गए क्यों आ गया, कैसे आ गया? अरे लिख लो ना, लिखना पड़ेगा। लिखो बेटा, तुम भी लिखो। कोई बात नहीं बेटा, केस तो बहुत सारे होंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन अभी तो यही लिखो, अभी तो यही लिखो। हाँ मतलब इसमें लिखेंगे तो साइन आ जाएगा इधर, इधर कॉस 60 का लिखेंगे तो नहीं, अगर 60 लेंगे तो इधर आएगा साइन 60, 30 लेंगे तो इधर आएगा कॉस 30। समझ आ गई बात? देखो अब नेक्स्ट केस 3, जल्दी लिखो भाई, जल्दी करो।
इतने तरीके से बता दे रहे हैं, अब आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझे तो भी मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से। बाकी बेटा क्या मैं उसको हटा के अलग बना दूं, क्या कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ठीक है चलिए, मैं आप लोगों को लिए अलग बना दे रहा हूं भाई, कंफ्यूज ना हो भैया, कंफ्यूज ना हो आप, आपका कंफ्यूजन मेरे लिए फिर बाद में क्या हो जाएगा। यही सेम चीज मैं ऐसे बना दे रहा हूं, अगर ये एक्स एक्सिस का 30 डिग्री एंगल बनाया था तो भाई वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा ये 60 डिग्री। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा भाई, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ए सॉरी ये वर्टिकल बन जाएगा इसके हिसाब से ना, ए साइन 60 और वाई एक्सिस लॉन्ग जो आएगा इसका क्या हो जाएगा ये कॉस 60। ये दोनों चीजें सेम है, तो यहां से लिखेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, माइनस ए साइन 60 आई कैप प्लस ए कॉस 60 जे कैप। दोनों ही तरीके से बता दिए, किसी में भी लेकर करो रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है भाई, चले आगे आप। हाँ केस हटाएं, कौन लोग, बहुत कुछ है इसमें। ठीक, हटा दें क्या, लिख ली, हटाओ भाई, ठीक। केस 3, अब हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे भाई, थर्ड में। थर्ड में एंगल क्या होना चाहिए 180 से 270 के बीच। मतलब अब सिचुएशन कुछ ऐसा, अब आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए ये है, वैसे एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही लेना होता है, लेकिन वाई से भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं ना बात। अब मान लीजिए यहाँ थीटा लिए हम, अब कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होगा भाई, ए एक्स है, ये क्या होगा जरा बताना, ए एक्स वाई, ए वाई क्या आएंगे जल्दी बताना, ए एक्स क्या होगा ए कॉस, तो मैं ना कैसे आ गया ये, इसका क्या होगा, अभी लिख देंगे दोनों माइनस, क्योंकि यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं। अब लिखते हैं इसका, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या आएगा माइनस ए एक्स आई कैप और माइनस क्या होगा भाई ए वाई, माइनस दोनों क्यों ले लिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं ना, जानते हैं यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है ना दोनों। अब लिख लेते हैं इनके कंपोनेंट, चाहे तो माइनस कॉमन कर लो, क्या है कंपोनेंट माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप, चाहो तो आप माइनस कॉमन कर लो, माइनस के ए बाहर कर लें या जो भी है, या ऐसे लिखें आप। ठीक है भैया, जहां जैसे क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं। लिखा केस 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे तो हटाओ केस 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, ये थीटा है, तो बताओ इसका कंपोनेंट, ये वेक्टर ए है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा क्या आएगा भाई ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा कि ऊपर, नीचे होगा, क्यों नीचे होगा समझ में आ रहा है ना, क्या जाएगा ए साइन थीटा।
लिख लेंगे, चलो लिख लो, क्या है जल्दी से बता दो। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स को तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना हम, लेकिन वाई को क्या आ जाएगा जरा बताना। ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, बोली कोई टेंशन नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालना आता ही है, कभी मैग्नीट्यूड निकालना है तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत है क्या भाई बताओ ना। अब इन सब चीजों के लिए ना जो मैंने कुछ वैल्यू बताई थी उसको जरूर याद रखना है। हमने cos 37 की वैल्यू बताई थी, याद है आपको, क्या बताया था? जो cos 37 का होगा वही sin 53 का होगा, ये 4/5। याद रखो मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो sin 37 का होगा वो cos 53 का होगा। ये वैल्यू कितनी होगी 3/5। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं आजकल के कॉम्पिटिशन में, ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। आप वही 90-30 60-30 ही जानते हैं, ये सब एंगल्स आ रहे हैं, ट्रेंड बदल रहे हैं, होशियार रहो, अपडेट रखो खुद को। चलो भाई फिर 10 का बता दो। 10 37 का क्या होगा, जो 10 37 का होगा वही किसका होगा, cot 53 का। कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो ले लो क्या, 3/10 53 का जो होगा वही किसका होगा, cot 37 का। वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताना, 4/, लिख लो। आजकल वैल्यू ये आ रही है, जैसे ऐसे बोलेंगे, मैं बताऊं, बता दी भाई। चले मजे हैं तेरे बेटे, तेरे तो जलवे ही है। हटाओ तो रेक्टेंगुलर क्यों बोले थे, क्योंकि रेक्टेंगल में दो होते हैं ना वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक क्या होगा वर्टिकल, क्या होगा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कैसे इसको यूज करेंगे, इसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस रहेंगे तो कैसे हम लोग करेंगे ये समझते हैं, ठीक है ठीक है। हटाओ, देखिए जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन आता है आपसे, देखिए करने के लिए, फॉर एग्जांपल कहीं आ गया कि मान लीजिए एक 5 न्यूटन का फोर्स है भी इस डायरेक्शन में लग रहा है किसी बॉडी पे, ये बॉडी मान लीजिए यहाँ पे थी हमारी, इस पे क्या है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन इस बॉडी से इसका एंगल कितने डिग्री है भाई, 37 डिग्री है। तो पूछेंगे इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ भाई, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ये दिया है। तो जरा बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा f cos 37। cos 37 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 37 बोलो भाई, ये 5 दिया है इंटू क्या हो जाएगा 4/5। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का लग रहा है। अब एग्जैक्ट पता चल जाएगा ना किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा भाई बताओ। Fy की बात करेंगे तो क्या होगा f sin 37, और f मैग्नीट्यूड इसका कितना है 5, sin 37 की वैल्यू कितनी है 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। अब आप तो कहेंगे सर 5 न्यूटन ही था, 4 3 कैसे हो गया, ये Fx है, ये क्या है भाई, ये Fy। तुम्हारे तो अभी यही समझ में आएगा कि 5 न्यूटन है तो सर ये कैसे 3 और 4 में हो गया, था तो 5 ही, 2 3 हो जाता, 1 4 हो जाता, लेकिन सर 4 और 3 7 हो गया सर, ये तो 7 हो गया सर। हाँ हाँ थाला पानी अरे बेटा थाला नहीं देखो, नहीं तो काला हो जाएगा बाद में थाला, समझे। अब यहां पर ये कैसे हो गया समझना, अगर इसको मैं कंपोनेंट, इसका मतलब मुझे अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करके लिखना है वेक्टर एफ तो क्या लिखूंगा मैं बताओ, ये इसका मैग्नीट्यूड था भाई, ये इसका क्या था मैग्नीट्यूड। वेक्टर एफ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो भाई, और इसका क्या होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और क्या लिखेंगे हॉरिजॉन्टल में क्या है, एक्स एक्सिस अलॉन्ग क्या है बताओ कितने न्यूटन है 4i कैप, वाई एक्सिस अलॉन्ग क्या है 3j कैप, ये वेक्टर एफ हो गया। अब जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मॉड ऑफ वेक्टर एफ कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे याद है, i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कितना होगा जरा बताना
16 + 9 कितना आ गया, रूट में 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वही है कि नहीं। तो कहोगे सर ये तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 5 ही था, 3 60, बेटा 3 पास करने से नहीं बनेगा, सीधे से पढ़ ले, इसलिए कह रहा हूं समझ। अब जब तक ये नहीं आएगा एग्जैक्ट समझ ही नहीं पाओगे, ठीक, समझे। इस पे और भी चीजें हम लोगों ने करनी है अभी, लेकिन लिख रहे थे क्या, नहीं हो पाया था क्या, नहीं हो पाया था, कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, ये भी नहीं था। फिर क्योंकि तुम्हें ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में केवल डायरेक्ट सम का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। अभी डायरेक्ट सम जानते हैं, 3 और 4 कितना होता है 7। यहाँ डायरेक्ट सम चलेगा क्या, ये वेक्टर सम है, अलजेब्रिक सम है, यहाँ सम डायरेक्शन के साथ किए जाएंगे, डायरेक्शन के साथ करेंगे तो ये आएगा रिजल्ट। इसीलिए तो समझा रहा हूँ, सब हौच पौच हो जाएगा। क्योंकि हम अभी तक क्या करते आए हैं, डायरेक्ट सम करते थे, डायरेक्ट डिफरेंस लेते थे, यहाँ डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा क्या, समझना यही है। इसलिए कह रहे हैं नई चीजों को अडॉप्ट करिए, उस हिसाब से सोचने की आदत डालिए। दिखा भी दिए ना रिजल्टेंट यही आ रहा है कि नहीं, 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे ये आएगा, ये आएगा। ये बहुत श्योर है कि इनको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये दोनों इससे कम आएंगे, मतलब अगर 5 है तो ये दोनों कंपोनेंट इससे कम आएंगे, लेकिन इन दोनों का डायरेक्ट सम करूंगा तो कभी इसके इक्वल नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब आपको मेरी बात समझ में आएगी, जो मैंने कहा था याद है आप लोगों को, मैंने ये कहा था कि अगर कहीं पर वेक्टर सम है, देखो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो जाएगा, याद है मैंने बताया था, वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो जाएगा। लेकिन कभी भी r इज इक्वल टू a प्लस b नहीं होगा, कल ही डिस्कस किया हम लोगों ने, बताया था कि नहीं। r इज इक्वल टू a प्लस b का मतलब है r का मैग्नीट्यूड और किसका है, a और b का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ इस केस में देखना r हमारा कितना है, यहाँ 5 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, सम करो कभी इक्वल आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना इक्वल। लेकिन अगर इसका वेक्टर सम लिखना हो तो वेक्टर सम आपने लिखा ना यहाँ पर, वेक्टर सम ये हमारा आर ही तो है, रिजल्टेंट ही तो है, आई और जे के साथ वेक्टर वाला इक्वल होगा, लेकिन स्केलर में लिखेंगे तो सम कभी इक्वल नहीं आएगा। कल यही डिस्कस किए, यही बता रहे थे कि नहीं, यही सब चीजें समझनी है आपको। हाँ हाँ, अब इसमें मैं थीटा 0 कर दे रहा हूं। थीटा 0 होने का मतलब क्या है बता दे रहा, बता गुड़िया। अगर मैं यहां थीटा 0 कर दूं, चल 0 होने का मतलब क्या है, फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है तभी तो थीटा 0 आएगा। अब मैं इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लिखता हूं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा, अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बता जरा, a cos 0 डिग्री मतलब 5 cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, आ गया कितना। वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a sin 0 डिग्री, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है जरा बता, कितना होता है, वही वर्टिकल कंपोनेंट आया क्या। तब इस केस में क्या करेंगे, दोनों का डायरेक्ट सम कर देंगे तभी तो वही आएगा भाई, 0 + 5 तो 5 ही आएगा हमेशा, सम बराबर आ जाएगा। बोलो, हर तरह से ये वैलिड है, बात समझ आ रही कि नहीं। अब दूसरी चीज हमने क्या कहा कि अगर एंगल 0 डिग्री ही बन जाए तो हम किसी दूसरे कंपोनेंट की बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दूसरा 0 आ ही जाएगा ना। देखो यार, जब डायरेक्शन वही है तो बताने की कोई जरूरत है क्या। अगर कोई फोर्स या कोई वेलोसिटी एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या एग्जैक्ट वाई एक्सिस के लॉन्ग है तब उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, इसको हटाऊं, हटाओ इसको जरा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तभी इसको पढ़ेंगे आगे। देखो जरा ध्यान देखना, अगर मैंने कह दिया, बहुत ध्यान समझना बढ़िया, देख समझ। अब हमने कह दिया कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स F1 लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मान लेते हैं चलो 6 है, चलो इस बार मान लेते हैं कितना है ये 6 न्यूटन, कितना है भाई 6 न्यूटन। और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री है, कितना भाई।
और ऑलरेडी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F2, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है F2। वो F2 कितने का है? 3 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है भाई? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये अपना क्या है भाई जरा बताना? वाई एक्सिस है। तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ एफ एक्सिस के लॉन्ग कितना टोटल फोर्स लग रहा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है, मुझे बताओ। मतलब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये तो डायरेक्शन फिक्स है, ये पर्टिकुलर एक्स के लॉन्ग है, इसको तो रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? ये वाला कंपोनेंट नहीं पता है, इसको कैसे निकालेंगे भाई? किसको रिजॉल्व करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे किसे? जिसका एंगल बन रहा है उसको करेंगे ना। जो एग्जैक्ट एक्स या वाई एक्सिस के डायरेक्शन में उनको रिजॉल्व करना है क्या? नहीं। तो क्या होगा अगर हमने इसको रिजॉल्व किया तो क्या होगा जरा बताना? वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होगा? एफ वाई, जरा बताना। 6 sin 30 होगा 60, सॉरी अरे साइन लेंगे ना इधर हम जाएंगे भाई, वाई एक्सिस लॉन्ग तो साइन होगा क्योंकि एंगल यहां तो नहीं बन रहा है ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3√3। वाई एक्सिस लॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है? इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाले तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? Fy = क्या होगा जरा बताना? 6 और क्या आएगा? cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? कितना आ गया? हमें बताना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है। अरे 3 न्यूटन का तो पहले ही लग रहा था और इसका कितना फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस लॉन्ग? 3 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 3 + 3 6 न्यूटन का। और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना आ रहा है? 3√3 न्यूटन। अब इनको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स का क्या होगा एक्सप्रेशन? एफ नेट = क्या आएगा? नेट फोर्स कितना लग रहा है बॉडी में, क्या लिखेंगे? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। आई देखो एक्स एक्सिस का कितना है? 6, तो 6 आई कैप। वाई एक्सिस का कितना है? 3√3 जे। ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया। ये 3 न्यूटन का पहले इसके अलॉन्ग लग रहा था फोर्स, लेकिन ये जो 6 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री पे लग रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? 3 ऑलरेडी लग रहा था, 3 इसका भी आ गया। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स कितना लगेगा? 3 + 3। अरे डायरेक्शन सेम हो जाए, हमने कहा था 0, तो R = A + B तो लिखते हैं, डायरेक्ट दोनों का सम कर देंगे। लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो यही आएगा। अगर मुझे इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आ रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो आ रहा है लिख लेंगे, ऐसे तो लिखते हैं। यही तो है तरीका लिखने का, बोलिए ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं आपको बता दूंगा हर तरह से 2 3 4 5 फोर्सेस लेकर रिजॉल्व करेंगे, पहले सिखाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। मेरा यकीन करिए अगर ये नहीं आया बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको रिवाइज प्रैक्टिस जरूर कर लेना, थोड़ा देख लेना क्या है क्या नहीं, फिर आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक हो गया? अब मैं जल्दी से पूछ ले रहा हूँ, बताओ देखो आप लोग कर लेते हैं कि नहीं? लिखा बेटा? लिख रहा है? अब मैं लिख रहा हूँ, आप सभी आंसर करिए, फिर मैं समझूं कि आप लोग समझ गए। लिखो भाई, हर चीज बुक में नहीं लिखी बेटा, होशियारी मत मारो। एनसीईआरटी इसके सामने बच्चा है, क्या है तुम मिला लेना। अच्छा जाकर तुम लोग बुक देखना, जो जो टॉपिक बताया देखो कितना दिया है, मुझे बताना, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? हटाओ इसे, क्वेश्चन करो। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम लोग 1-2 कर लो। मान लीजिए एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में कितना भाई इसका मैग्नीट्यूड? ये है 6 मीटर/सेकेंड²। हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल बन रहा है भैया कितना है? इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है वो कितना है? 45 डिग्री भैया। और इस डायरेक्शन में बॉडी में जो एक्सेलरेशन है ऑलरेडी जो दिया है, इसको A1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A2। इस डायरेक्शन में इसका जो है क्या है भाई? मान लेते हैं 10 मीटर/सेकेंड² लग रहा है। तो बताना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और नेट एक्सेलरेशन कितना है बॉडी में। जल्दी से, बॉडी में जो एक्सेलरेशन है भाई इस डायरेक्शन में ऐसे से, तो बताओ क्या होगा?
जल्दी से बताओ, फाइनली जल्दी बताओ भाई, चल चल चल। क्या है बताओ, ए एक्स कितना आया? हाँ ए एक्स और ए वाई, अच्छा दिस होल अपॉन रूट 2 भी आ रहा है, यही ना? ठीक, अनडिवाइड कर ली होती। और किसी का आया क्या? और किसी का आया क्या? दिखा दो, दिखा दो बेटा, वहां तो मैग्नीट्यूड ही दिया जाएगा। है देखो, देखिए ठीक, करो तुम किए, तो इसलिए करो। अरे यहाँ तो मैग्नीट्यूड ही दिया जाएगा, मैंने क्या बताया भाई, देख इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, A1 का भाई बता, क्या लिखोगे? अरे 6 cos 45 लिखोगे। cos 45 वैल्यू कितनी होगी? ये 3√2 नहीं आ जाएगा? अरे √2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3√2 ही तो आएगा। वाई एक्सिस के इसका क्या होगा कंपोनेंट? A1 का वाई वाला कंपोनेंट क्या आएगा भाई बताओ? 6 sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई? सॉरी 45, 6 sin 45 और sin 45 की वैल्यू क्या होगी भाई? 1/√2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 3√2। और एक्स एक्सिस को मुझे कंपोनेंट बताने हैं, तो भाई बताओ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का तो पहले से था एक्सेलरेशन, और कितना आ गया? 3√2 का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3√2 का आ जाएगा। वाई एक्सिस कितना आ गया भाई? नेट लिख रहा है तो क्या लिखेंगे? बार बार कह रहा हूं, बहुत कुछ नया है, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ लोगे तो ठीक है, मन बहलाने के लिए नहीं पढ़ो, और चीज सीखो जो बता रहे हैं। समझ गया बेटा? नोट्स आज दिखाने वाले थे, ठीक है, इसको इतना समझो, आप रिवाइज करके आओ, फिर बात करेंगे इस पे, ठीक है।